देखिए, वॉर का नाम सुन के न्यूज़ चैनल और लोगों में बहुत अच्छा एक्साइटमेंट आ जाता है कि वॉर हो रही है। एक नया टॉपिक मिल जाता है, एक अलग लेवल का एडिशन रश होता है, जो कि नॉर्मल वेब सीरीज़ और नेटफ्लिक्स देखने में नहीं आता या न्यूज़ देखने में। लेकिन जो लोग वॉर की एक्चुअल सिचुएशन जानते हैं, उन्हें अपने वॉर ज़ोन में होते हैं, उन्हें वॉर के नाम से एक्साइटमेंट नहीं होती, उन्हें बल्कि डर लगता है। तो इस चीज़ को वो लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँगे जिनके अपने भाई या फिर फादर या फिर उनके बेटे गलवान रीजन में थे जबकि वॉर सिचुएशन थी। क्योंकि दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसे कभी भी वॉर का मुँह देखना पड़े। इनफैक्ट रशिया जो इस समय अटैक कर रहा है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है कि वॉर से कंट्री अपने आप को रिस्क में डाल देती है, फिर वो भले ही कितनी बड़ी सुपर पावर हो। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे यूक्रेन पे अटैक करना पड़ा। तो फिर आपने सुना होगा कि रशिया ने कुछ शर्तें रखी थी। अगर वो शर्तें मान ली गई होती कि वो एश्योर कर रहा था कि वो अटैक नहीं करेगा। तो अगर आप उन शर्तों को ध्यान से देखोगे तो वो शर्तों में नेटो और यूएस से डिमांड करा था, यूक्रेन से नहीं। तो फिर ऐसा क्या क्या रीजन रहा कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है? तो इस पूरी सिचुएशन में यूक्रेन एक मोरा है। तो इस पूरी सिचुएशन में यूक्रेन मोरा क्यों बना है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, एक टाइम था यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था। तो उस टाइम पे रशिया नहीं यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीजन हुआ। तो डिवीजन हुआ तो बहुत सारे देश बने। उनमें से एक देश था यूक्रेन। अब यूक्रेन का जो सेपरेशन था रशिया के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। सेपरेशन भले ही हो गया था पर वो चलता रशिया के हिसाब से ही था। पुतिन हमेशा से कहते हैं यूक्रेन और रशिया एक ही है। वो दोनों सेम हिस्ट्री और कल्चर सेम करते हैं, शेयर करते हैं। इनफैक्ट पुतिन ने एक नोट भी लिखा था जिसमें रिलेशन के बारे में बताया गया था यूक्रेन और रशिया के, कैसे वो दोनों एक सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं। और यूक्रेन और रशिया में ऐसे रिलेशन थे कि एनपीटी के तहत 1996 में सारे न्यूक्लियर बम रशिया को देके आ गया यूक्रेन। और अगर वो आज बम यूक्रेन के पास होते तो सिनेरियो बिल्कुल ही अलग होता। यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से समझ पा रही थी कि उनके देश की मेजोरिटी क्या चाहती है। अब 2014 के बाद धीरे धीरे रशिया की बजाय वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ उनका झुकाव बनने लगा। अब ये बात रशिया अच्छे से समझ पा रहा था क्योंकि उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब रशिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे यूरोप में। 30% पूरे यूरोप में अकेले रशिया देता है। देखिए, जब नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है तो वो पाइपलाइन के थ्रू की जाती है। अब जिस कंट्री से थ्रू निकलती है उस कंट्री को उसका रेंट देना होता है। अब इन पाइपलाइन का इंपॉर्टेंट जो रूट है वो यूक्रेन से भी निकलती थी। अब 2013 तक तो यूक्रेन जो है रशिया के हिसाब से चलता था, लेकिन उसके हिसाब से पर ईयर यूक्रेन ने $33 बिलियन यूक्रेन ने रशिया से मांगना स्टार्ट कर दिया। और रियल प्रॉब्लम तब चालू हुई जब यूक्रेन ने सीरियस इंटरेस्ट दिखाया नेटो मेंबर बनने के लिए। देखिए, नेटो मेंबर क्या है? ये टीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद बनाया गया था। ये भी एक अलग टॉपिक है पर फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, एक कई देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी और उस ट्रीटी में ये था कि एक देश पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा, सारे देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे और जो देश उसका नेटो का मेंबर बनता है जिसमें एक मिलिट्री मिसाइल्स इंप्लांट किए जाते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। और अभी आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो मेंटेनिंग पीस और स्टेबिलिटी इन ये सारी चीजें लिखी हुई है। बट सबको पता है यूएस और यूरोपियन देश को यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था ताकि यूएसएसआर छोटी छोटी कंट्रीज पे कब्जा ना कर ले। अब जब ये स्टार्ट हुआ था तब 11 कंट्रीज थी। अभी कंट्रीज ऐड करके आज के टाइम पे इसमें तकरीबन जो है नेपाल का अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। अब वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को अपना मेंबर बनाएंगे जो रशिया के पास है, ताकि वो रशिया को काउंटर कर सकें। कभी और भले वो नेटो की गाइडलाइंस को फॉलो भी करती हो या नहीं करती हो, तब भी उन्हें नेटो का मेंबर बनाएंगे क्योंकि उन्हें रशिया को काउंटर करना है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यूक्रेन जो है नेटो के लिए एलिजिबल ही नहीं है। नेटो की गाइडलाइन कहती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, बट यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने के लिए वो रेडी है। अब कल परसों बर्डन कह रहे थे कि हम ईस्टर्न यूरोप में अपनी फोर्स भेजेंगे ताकि रशिया है वो छोटे छोटे देशों पे कब्जा ना कर ले। एक सिक्योरिटी की बात है, पर सच में अगर इन्हें छोटे देशों की चिंता हो रही होती तो अफगानिस्तान को रातों रात छोड़ के भाग नहीं आए होते। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके मिलिट्री बेस बन गया तो कौन सा इतना बड़ा इशू हो जाएगा। भैया, अगर वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और यूएस और रशिया में कभी भी लड़ाई होती है तो जब तक रशिया पे एक मिसाइल भेजेगा तब तक यूएस उस पर 10 मिसाइल भेज चुका होगा। अब वो भले ही उस पर सुपरसोनिक मिसाइल क्यों ना हो, रशिया एक डिसएडवांटेज में रहेगा क्योंकि यूएस ने काफी न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करी है यूरोप में और सब जानते हैं रशिया को काउंटर करने के लिए। अब रशिया जो है किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नेटो का मेंबर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर वो तो इसलिए बनना चाहता है ताकि वो सिक्योर हो सके। और नेटो कंट्री, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है कि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाता है तो 2295 का जो किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वो नेटो की फोर्सेस आके बैठ जाएंगी रशिया के बॉर्डर पे। और नेटो की जो वो आर्मी है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक यूक्रेन उनका मेंबर नहीं बन जाता नेटो का। अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो रशिया काफी टाइम से यूएस और नेटो से एक हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम आपके आसपास नहीं आ रहे तो आप हमारे आसपास क्यों फोर्स बढ़ा रहे हो। 14 जनवरी के बाद से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि रशिया इतना वेट नहीं करता रहेगा इस चीज के लिए। रशिया ने कुछ डिमांड रखी और अगर वो डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तो वो अटैक नहीं करेगा। अगर आप लोग उन डिमांड्स को अच्छे से देखेंगे तो यूक्रेन तो सिर्फ एक मोरा था। असली जो लड़ाई थी यूएस और रशिया थी। पहली डिमांड थी नेटो जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटीज थी ईस्टर्न यूरोप में कर रहा है उन सबको बंद करके नेटो फोर्स को पोलैंड और बाल्टिक देशों से हटा दे। अब दूसरी डिमांड ये थी रिटर्न में दे कि यूक्रेन कभी भी मेंबर नहीं बनेगा नेटो का। और तीसरी डिमांड ये थी कि न्यूक्लियर जितनी भी मिसाइल्स यूरोप में हैं उनको डिसआर्म कर दे। आज यूक्रेन में जो भी हो रहा है जितना जिम्मेदार रशिया है उतना ही जिम्मेदार यूएस भी है। अब इन दोनों ही कंट्री में, दोनों की दुश्मनी में, इन दोनों ही कंट्री की में लाखों लोगों की जान गई है। अब आपने सुना होगा रशिया ने कहा है कि हम लोग यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे, सिर्फ डीमिलिटराइजेशन करेंगे। अब यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा तो वहां की गवर्नमेंट जो है रशिया के हिसाब से चलेगी और फिर ये नेटो का जो डर है कि यूक्रेन जो है नेटो में मिल जाएगा वो भी डर खत्म हो जाएगा। कंट्री को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तो ताकतवर होगा वो कमजोरों को चुप कराएगा। अब यूक्रेन के साथ हो रहा है, फिर आगे ताइवान के साथ होगा, कोई बचाने नहीं आएगा, सब तमाशा देखेंगे। ये वॉर खत्म होगा और लीडर फिर से हाथ मिला लेंगे, लेकिन जिनके परिवार के लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे।